हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 जो आपका मैथ है। मैथ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अगर आपका भी सपना है 95% लाने का तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा क्लास 10 मैथ का। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, पहला प्रश्न देखो। पहला प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको 3 मार्क्स का या फिर आपको 6 मार्क्स का जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, ये आप लोगों का है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इसको सीखोगे, ठीक है, अगर √5 अगर सिद्ध करना सीख जाओगे, मैं आप लोगों को ऐसा बताऊंगा कि अगर √5 या √2 या फिर √7 या फिर कुछ भी आ जाए तो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, कैसे अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मान लो अगर आपको √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसका उल्टा मान लो। ठीक है, माना जो हमारा √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मानना पड़ेगा, माना जो √5 है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर आप परिमेय संख्या मान लोगे, परिमेय संख्या है, तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में, ठीक है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहां आप लोगों का P और Q क्या है, जहां आप लोगों का जो यहाँ P है और Q है, ठीक है, P है और Q है, क्या है, P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब आप लोग कहोगे सर सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो इतना तो पता ही होगा, बट नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, सहअभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका HCF ओनली 1 होता है। ठीक है, ओनली 1 दोनों का, तो ये होती हैं। अब देखो, आप लोगों का जो परिमेय संख्या है ना, उसका जो Q की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। ये जो हमारा Q है ये इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप क्या करो कि इन दोनों जो पक्ष है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लो। जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे ना तो यहां √5 का स्क्वायर कर लेना और इक्वल टू P/Q का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, अगर आप इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और P का स्क्वायर और अपॉन Q का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अगर यहां से Q स्क्वायर देखा जाए तो यहां से P स्क्वायर और बटे में ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। बस अब यहां आप लोगों को 2 केस लिखना है। क्या क्या समझना, यहां आप लोगों को क्या लिखना है, अगर ये 5 जो है P को विभाजित करता है, मान लो ये 5 जो है P को विभाजित करेगा तो 5 जो है P स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो यहां आप लोगों को लिखना है जो 5 है ये P स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर को विभाजित करता है, अगर ये विभाजित करता है तो 5 जो है P को भी विभाजित करेगा, 5 P को भी विभाजित करेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये मेन चीज है। अगर 5P स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5P को भी विभाजित करेगा। तब हम लोग क्या करेंगे ना, तब हम जो है ना, जो P है P इक्वल टू 5m मान लेंगे। देखो 5m मैंने क्यों माना, क्योंकि मैं यहां सिद्ध कर रहा हूं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए मैंने 5m माना। अगर यहां √2 होता तो इसे 2m माना जाता। ठीक है, अगर √3 होता तो √3 को 3m माना जाता। ठीक है, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यहां जो m है, m कोई पूर्णांक है, m क्या है, कोई पूर्णांक है। अब यहां यम हमारा कोई पूर्णांक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां जो आप लोगों का ये, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट नाम दे दो, समीकरण फर्स्ट नाम दे दो। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है और यहाँ P की वैल्यू 5m रखेंगे।
तो यहाँ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के स्थान पर आप 5m रख दो और पी का स्क्वायर है तो 5m का स्क्वायर कर लो, बटे में 5 कर लो, ठीक है। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर इक्वल टू ये 25m स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, 5 से 25 में कटेगा, 5 बार जाएगा। अब यहाँ हमारा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 है और m है, ठीक है, 5m स्क्वायर, ठीक है। अब हम अगर m स्क्वायर केवल देखें, m स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आपका क्यू के नीचे 5 चला जाएगा, यानी कि क्यू स्क्वायर बटे में 5। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर बटे 5 हो गया, तो इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो, ठीक है, समीकरण 2। अभी हमारा समीकरण 2 से भी आप लोगों को समझना है। अब जैसा आप लोगों ने यहाँ लिखा था, ये जैसे आप लोगों ने लिखा है 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा, ऐसे आप लोगों को लिखना है यहाँ 5 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है, इसको लिखना है। तो यहाँ आप लोगों को फिर वही चीजें लिखना है, ठीक है। 5 अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो क्या होगा, 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, ये ध्यान रखना। ये अब देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या माना था, ये एक परिमेय संख्या है, बट ये एक अपरिमेय संख्या हो गया। कैसे, देखो सबसे पहले यहां जो आप लोगों का p और q है ये सहभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF ओनली 1 होता है, बट यहां हमारा p और q दोनों क्या है, 5 क्या है, 5 से विभाजित है, तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो इसका HCF 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 से आप लोगों को क्या पता चला, जो अभी हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला है, तो समीकरण जो हमारा 1 है, ठीक है, और या फिर तथा जो हमारा समीकरण 2 है, समीकरण और 1 समीकरण 2 में जो p है, p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो अतः अगर ये 5 है तो अतः √5 क्या है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर हमारी क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः आप लिख दो, और हमें यही सिद्ध करना था, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आप लोगों का अपरिमेय संख्या है। तो यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां से आप लोगों का यह सिद्ध हो गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ठीक है, एक आयताकार बाग का जो अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है, यानी कि 36 मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो फिर सबसे पहले आप लंबाई चौड़ाई को मान लो, ठीक है, जो भी मानोगे और उसकी वैल्यू ज्ञात कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग मानेंगे, माना बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है। क्या है, x मीटर, तथा चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। ये मैंने मान लिया, सबसे पहले मैंने ये कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, बाग का अर्ध परिमाप, ठीक है, दिया है ना, बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, 36 मीटर। तो इसको आप लिख लो, ठीक है, 36 मीटर। अब देखो बाग का जो परिमाप का फार्मूला होता है ना, वो होता है लंबाई और प्लस चौड़ाई। तो लंबाई को मैंने x माना है, चौड़ाई को y, और ये 36 हो गया। इसको आप क्या करो ना, इसको आप समीकरण 1 नाम दे दो। क्या नाम दे दोगे, समीकरण नंबर 1। अब यहां देखो
तथा दूसरा शर्त आप लोग देखो, दूसरे में कह रहा है कि यहाँ जो लंबाई है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो अगर हमें लंबाई बराबर हमें क्या करना हो, चौड़ाई करना हो, ठीक है, ध्यान से समझना, ये ट्रिक है। अगर देखो यहाँ लिखा लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि लंबाई क्या है, 4 ज्यादा है, ठीक है, लंबाई के पास मान लो 4 रुपए ज्यादा है और चौड़ाई के बराबर करना है, तो फिर चौड़ाई में 4 और ऐड कर दो ना, तो चौड़ाई में मैंने 4 और ऐड कर दिया और ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो अगर ये बराबर हो गए तो फिर क्या दिक्कत है, हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये आप लोगों का समीकरण नंबर सेकंड नाम दे दो इसको, ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर सेकंड ऐसे नाम दो, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आप समीकरण सेकंड नाम दे दो ताकि आपका क्वेश्चन और इजी हो जाए, ठीक है। अब आप समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड क्या करोगे ना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल कर लो, ठीक है। देखो अब यहां से आप समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर या हल करने पर कुछ भी, देखो जोड़ने पर इसलिए मैंने लिखा कि इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36 है, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो इसको आप जोड़ लो, यहां से एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा और यहां से 2x इक्वल टू 40 हो जाएगा, 36 प्लस 4 40 और x बराबर 40/2 और इक्वल टू हमारा x की वैल्यू आएगी इतना 20 मीटर, ठीक है। अब x की वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में, आपको दूसरी वैल्यू पता चल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में ही रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 आप लोगों को पता है ना, यहां देख लो ना, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो यहाँ x की वैल्यू 20 है प्लस y है और ये 36 है, y इक्वल टू आप 36 में से क्या करोगे, 20 घटा लो, तो यहां से y की वैल्यू आपको मिलेगी 16। अब आप सोचोगे सर अगर मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल कैसे जाने की सही है, मान लो अगर आपको गलत लग रहा हो तो आपको क्या करना है। देखो यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दे रखा है कि हमारा जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ बता दो, यहाँ हमारा चौड़ाई 16 मीटर है, लंबाई 20 मीटर है, तो चौड़ाई से लंबाई कितना अधिक है, 16 और यहाँ 20, तो आपका 4 ही अधिक है ना, तो 16 4 20, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप लिख दो कि अतः बाग की लंबाई जो है, अतः जो हमारी बाग की लंबाई हो, चौड़ाई जो आया है लिख दो, अतः बाग की लंबाई कितना है 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर, और बाग की चौड़ाई जो है बाग की चौड़ाई 16 मीटर। ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप लोग ना लगा पाओ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आए आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, ऐसे आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, इससे नीचे तो ये आएगा नहीं और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग फोकस करना, ध्यान से देखना। लिखा हुआ है निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण, सबसे पहले आपको रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है, ठीक है, रैखिक समीकरण में बदलो फिर आप उसको हल करो। तो इसको रैखिक समीकरण में कैसे बदलोगे, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, देखो यहां हमें सबसे पहले हल देखो, और आपका ये क्वेश्चन मैं बता देता हूं ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको मानना है, सबसे पहले क्या करोगे, मान लो, माना आपका, मान लो सवाल तो लिखा है ऊपर क्वेश्चन यहाँ 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2, ठीक है, और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 1। तो यहां आप माना x 1/x माइनस 1, ये जो हमने यहां से 1/x माइनस 1 को मैंने क्या माना है, a मान लिया, ठीक है, कॉमा है, और यहां से आप 1/y माइनस 2, 1/y
y माइनस 2 को आप क्या मान लो, इसको आप b मान लो। अब कहोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, तो अब आपको पता चल जाएगा। तब दिया गया जो हमारा समीकरण है, तब जो दी गई समीकरण है जो आपका ऊपर है दी गई, हम इसे रैखिक समीकरण में बदलेंगे ना, समीकरण। देखो अब यहां आपका देखो 5 है, इसको आप 5 को ऐसे लिख लो और हमें क्या करना है, 1/1 x माइनस 1 लिख लेना है, ठीक है। इस चीज को, ये जो है क्यों, अब देखो ये इसी के बराबर है, लेकिन मैंने इसको इसके इस टाइप से लिख दिया है, इसको अलग कर दिया है। और यहां तो वही लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं कॉमन लेना है, 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2 यानी कि 2। अब देखो आपको यहाँ 6 कॉमन ले लेना है और यहाँ आपका 1/x माइनस 1 है और यहाँ आपको 3 कॉमन ले लेना है, यहाँ 1/y माइनस 2 है इक्वल टू 1। अब जो आपने माना है इसको आपने a माना है तो 5a कर दो, प्लस इसको आपने v माना है तो इसको केवल b लिख दो, केवल b माना है तो केवल b लिख दो, बराबर 2, ठीक है। और यहां आप लोग देखो, आप लोग एक काम करना, इसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देना, इसको आप समीकरण नंबर सेकंड नाम दे देना, ठीक है। जब आप नाम दिए रहोगे ना तो आगे चलकर बहुत काम आएगा। अब इसको मैं 6a कर दूंगा और ये हमारा -3v है और बराबर 1 है। अब आप इसको भी एक नाम दे दो, लाइकेज इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दो, इसको आप समीकरण नंबर 4 नाम दे दो, ठीक है। नाम दे रहोगे ना तो आसान लगेगा। अब देखो, अब आप क्या करो ना, इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब ये इसके बराबर हो जाएगा और इसको आप जोड़ लोगे तो समीकरण है, देखो समीकरण आपको किसमें, ये 3 मैंने माना है ना, तो समीकरण 3 की बात करो, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 से जोड़ने पर, समीकरण 4 से जोड़ने पर, ठीक है। अब आप पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, लाइक अगर 5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा और इसमें आप 3 से करोगे तो +3v हो जाएगा और बराबर आप 3 से 2 में करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको नीचे वाला ऐसा लिख देना है 6a माइनस 3v एंड बराबर 1। अब बच्चा पार्टी मैंने क्या कहा, इसको जोड़ने पर, तो ये प्लस माइनस से कट कर दो, ठीक है। अब यहाँ आपका ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा ना, 21a बराबर 7 और a की वैल्यू जो आपको आएगी वो 7/21, ये 1/3 आ गया ना, a की वैल्यू आपको 1/3 मिलेगा, यानी कि यहाँ a बराबर 1/3 लिख लो। अब a की वैल्यू आप समीकरण नंबर किसी में भी रख दो, ठीक है। समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में a की वैल्यू रख दो, आपको v की वैल्यू निकल आएगी। तो समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 3 आप लोगों का यहां है 5a प्लस v इक्वल टू 2। अब यहां से आप रख दो भाई, देखो अब a की वैल्यू आपको यहां रखना है, तो a की वैल्यू आप रख दो यहाँ 5 और a की वैल्यू है 1/3 एंड यहाँ हमारा प्लस v है इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो आगे देखो, इसको सॉल्व करो, 5 से मल्टीप्लाई होगा 5/3 प्लस v इक्वल टू 2 और यहाँ से v इक्वल टू 2 और ये इधर आपको ट्रांसफर करना है तो -5/3। देखो अब ये कितना होगा ये जानना जरूरी है। देखो आपका 3 से 2 में मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 6 और 6 में से आप 5 घटा लो तो 1 हो जाएगा, तो ये v की वैल्यू जो आएगी 1/3 आएगा। ये भैया आपका 1/3 मिल गया, आप सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। 1/3 a की वैल्यू हमें 1/3 मिला, v की वैल्यू भी 1/3 मिला। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने a और v को कुछ माना था ना, क्योंकि हमें यहाँ x और y की वैल्यू चाहिए, तो फिर क्या करेंगे। देखो a को मैंने क्या माना था, पहले a देख लो, a को मैंने a इक्वल टू मैंने माना था, या फिर 1 इधर समझते हैं, 1 जो हमने माना था 1/x माइनस 1 को मैंने a माना था, ठीक है, यही माना था ना। और b को क्या माना है,
1/y-2 इक्वल टू मैंने b माना है। अब आप a और v की वैल्यू रख दो बच्चा पार्टी, तो यहाँ 1/x-1 और a की वैल्यू हमें 1/3 ही मिला है और v की वैल्यू भी हमें 1/3 ही मिला है। तो ये हमारा 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, x-1 इक्वल टू 3। ओ भाई हाँ 1। अब इसको आप x इक्वल टू, ये एक माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3 + 1 और x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू भी क्रॉस करा लो, यहाँ y-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और y इक्वल टू 3 + 2 और y इक्वल टू 5। x की वैल्यू और y की वैल्यू 5 आ गया। तो यही हमारी वैल्यू हो जाएगी। पहले मैंने रैखिक समीकरण युग्म में बदला, फिर इसको मैंने x और y की वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ हमारे x और y की वैल्यू यही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? काफी आसान लगा होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये त्रिकोणमिति का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, तभी आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है, यदि tan a + b, अगर हमारा tan a + b इक्वल टू √3 हो, और सेकंड है tan a - b इक्वल टू 1/√3 हो, तो फिर यहां देखो 0 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए a की वैल्यू। ठीक है, अगर जो आपको a की वैल्यू अभी जो हम निकालेंगे उसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और अगर हम a और प्लस v दोनों को ऐड करें, मतलब अगर हम a और v दोनों की वैल्यू को ऐड करें तो वो बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के, या फिर हमारा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा हो या फिर उसके बराबर हो, और a की वैल्यू v की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये शर्त है, a की वैल्यू v की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। तो a और v की वैल्यू, a और v की मान ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, केवल आपको मतलब ऐसा लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले दिया है, जो दिया क्या है, देखो tan जो है tan a + b इक्वल टू √3, यही दिया है ना, tan a + b √3। तो अब आप लोग बताओ कि tan में हमारा √3 किसकी वैल्यू होती है, इतना आप लोगों को बताना पड़ेगा। tan में पूछ रहा हूं, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, किस डिग्री की वैल्यू होती है। नहीं पता होगा आप लोगों को, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ट्रिक लाऊंगा जिससे आप चुटकियों में ये सारी वैल्यू निकाल सकते हो। कमेंट कर देना अगर वीडियो चाहिए तो। ठीक है, अब देखो यहां से मैं tan और tan को खत्म कर दूंगा, तो ये खत्म, और ये हमारा a + b इक्वल टू 16 डिग्री मिला। तो ये हमारा समीकरण 1 मिल गया ना, समीकरण 1। अब आप दूसरी वैल्यू जो दी रखी है उसको देख लो, हमारा tan दिया हुआ है, तथा यहां लिख दो क्योंकि हम दूसरा शर्त देख रहे हैं। tan चलो ठीक है, a - v इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan में हमारा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, इतना पता होगा कि नहीं पता? पता है, tan 30 डिग्री की, tan 30 डिग्री की। ये सब याद रख लो क्योंकि ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन में काम आता है। tan से tan कट जाएगा और a - b इक्वल टू 30 डिग्री मिलेगा। इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लो। अब समीकरण 1 तथा देखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर जोड़ना है आप लोगों को। लाइक एज हमारा a + v इक्वल टू आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये a - v इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ हमारे एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, यहाँ 2 ये हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। a इक्वल टू हमारा 90 डिग्री बटे 2 और a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई ना। a का मान कहीं भी रख दो, v की वैल्यू निकल आएगी।
ए का मान आप मान लो समीकरण 1 में ही रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है यहाँ a प्लस बी और बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू तो हमारा 45 डिग्री है, प्लस v की वैल्यू ज्ञात करना है। v इक्वल टू 60 माइनस 45, v इक्वल टू घटाओगे कितना आएगा 15 डिग्री। बस यही हमारा वैल्यू है। सारे शर्त देख लो अप्लाई हो रहा है कि नहीं। देखो पहला 0 से ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए तो बड़ी है। ए और प्लस बी दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो या इससे छोटा हो, तो अगर आप 45 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, छोटा है ना। चलो ये भी शर्त आपका सही है। एंड यहाँ ए की वैल्यू बी की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू हमारा 45 डिग्री है, बी की वैल्यू 15 डिग्री है, तो बड़ा है ना। तो सारे शर्त आपके लग गए। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है जो आप लोगों को समझना है। ठीक है, मान लो अगर आप ये चैप्टर अभी नहीं पढ़े हैं तो भी ये क्वेश्चन समझ लेना। अगर आपको ये क्वेश्चन एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऐसे आप सारे क्वेश्चंस को लगा दोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको 45 डिग्री 30 डिग्री इन सब की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप लोग याद कर लेना। देखो भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के शिखर पर एक ध्वज यानी कि झंडा लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिगर आप लोगों के लिए जरूरी है। तो लाइक एज हम क्या करेंगे, ए और बी एक भवन बना लेंगे। देखो ए और बी यहां मैं बना लेता हूं, आप लोग स्केल से बनाना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ए और बी भवन है, ये हमारा भवन है। ठीक है, और इसके ऊपर हमें एक छोटा सा पहले आप नीचे तल बना लो, तल, ये तल बना लिया। ठीक है, अब आप देखो यहां क्या करोगे, यहां इतना मान लो हमारा नहीं, इतना आपका भवन है, ये ऊपर वाला झंडा है। ठीक है, ऊपर वाला झंडा है, तो इसको आप भवन को यहां मिला लो। ठीक है, अब भवन का देखो यहां लिखा हुआ है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण मैं नाम दे देता हूं, भवन मान लो हमारा ए है और बी है। ठीक है, एंड और यहां हमारा पी बिंदु है। ठीक है, अब देखो भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना, और भवन की शिखर से एक ध्वज लहराया गया है पी बिंदु से, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब इसका उन्नयन कोण हमारा 45 डिग्री है, इसको आपको यहां से, ये हमारा ध्वज है ये। ठीक है, ये ध्वज है, ये हमारा ध्वज है। ठीक है, ध्वज, और इसका जो उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री कुल मिला के, तो ये हमारा डी बिंदु मान लो, डी बिंदु। अब देखो यहां हमारा बी बिंदु है, ये हमारा ए बिंदु, बी बिंदु, और ये हमारा डी बिंदु है, और ये हमारा पी बिंदु है। ठीक है, और कुछ नहीं मानना है। अब देखो मैंने माना ए बी भवन, तथा देखो हमारा ए बी भवन है और बी डी हमारा ध्वज है, और बी डी उस पर लगा ध्वज है, और पी बिंदु दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार जो हमारा कोण होगा, कोण ए पी डी, ए पी डी ये कितना दिया हुआ है, ए पी और डी बड़ा वाला कोण 45 डिग्री ना, 45 डिग्री, तथा कोण ए पी बी वो हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब आप लोग समकोण त्रिभुज ले लो। समकोण त्रिभुज पीएवी में क्या है, पीएवी इसमें 30 डिग्री लेना है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, tan जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा ये है। ठीक है, लंब हमारा क्या है, ये है। तो ये हमारा जो है
हमारा भवन 10 मीटर है, ठीक है, भवन तो हमारा 10 मीटर है ना, लिखा है। तो हमारा जो ये होगा ना, AV हमारा लंब है और आधार जो नीचे वाला है AP, ये नहीं दिया हुआ है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और AV की वैल्यू है 10 और AP नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो AP को ऐसा ही मान लो, तो AP हमारा मिलेगा 10√3, ये हमारा मिल गया, ठीक है। ये अभी आपको एक वैल्यू मिला है AP का, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है ध्वज दंड की लंबाई, पूरी लंबाई, ठीक है, और भवन की दूरी। तो सबसे पहले हमें जो है ना लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। देखो अब हमारा ये हो गया, अब अर्थात हम लोग अब समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, भवन की दूरी, अर्थात भवन जो P से भवन की दूरी हमारा इतना ही है, ठीक है, भवन से P की दूरी इतना है, ठीक है, इसको मैंने इतना मान लिया है। तो अब पुनः हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज PAD में अब PAD में हम क्या करेंगे, यहाँ tan 45 डिग्री है इक्वल टू लंब हमारा क्या है AND, इसको आप x मान लो, ठीक है, इसको आप x मान लो, तभी तो 10 और प्लस x जोड़ोगे, ठीक है, मान लो। और हमारा ये PA और आधार हमारा तो यही है AP वाला। तो अब हम क्या करेंगे, 10 प्लस x कर लेंगे और बटे AP हमारा ऐसे ही रहे। AP की वैल्यू हमें मिला है ना ये 10√3 और इक्वल टू हमारा इसकी वैल्यू होती है 1, कितना होता है 1। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो हमारा x होगा ना x, ठीक है, देखो इसको आप इधर कर लोगे तो हमारा x है वो बराबर आएगा 10, ठीक है, 10 मिलेगा हमें यहाँ, और यहाँ √3 - 1। ये कैसे आया, देखो ध्यान से, ये मैंने किया है, देखो इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, ठीक है, और इस 10 को मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप मान रख दो x इक्वल टू यहाँ 10 है, यहाँ हम इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू हमारा 1.723 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको आप जब घटा लोगे, तो इसको आप एक जब घटा लोगे तो फिर हमें यहाँ से जब इसको आप गुणा करोगे तो ये हमें 7.32 मिलेगा। ये हमें x की वैल्यू यानी ध्वज दंड की लंबाई है। तो वो पूरा हमारा 10 मीटर का है, तो 10 मीटर से छोटा ही होगा ना ध्वज, तो ध्वज दंड की लंबाई हमारा इतना है। अतः ध्वज दंड की लंबाई इक्वल टू 7.3 मीटर है, 7.32 मीटर। ये हमारा ये वो हो गया भवन की दूरी। तो ये हमारा एक हाइजीन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो ये हमारा आज का क्लास 10 मैथ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।